यही नहीं बेटा, न्यू बुक नहीं है, वही है आपकी पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसी का ले रही हूँ पहले। अब है आपका पेज नंबर 36, यूनिट चल रही है आपकी थर्ड में आपका 3.2 मोरल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कोलबर्ग एंड कैरोल गिलगेंस क्रिटिक्यू एंड कल्चरल वेरिएशन इन मोरल रीजनिंग। ठीक है, नैतिक विकास, कोहलबर्ग, कैरोल गिलगिन की आलोचना और नैतिक तार्किक के सांस्कृतिक रूप, ये वाला अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा मोरल डेवलपमेंट क्या होती है और मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए मोरल, जो मोरल शब्द है वो लैटिन भाषा के मोरोस से हुआ है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज या लोक रीति। वस्तुतः नैतिकता का, मोरल का जो कंसेप्ट है वह एक सापेक्षिक कंसेप्ट है, जिसकी व्याख्या समाज या संस्कृति के संदर्भ में ही की जा सकती है। प्रत्येक समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियम व कानून बनाए जाते हैं और समाज के प्रत्येक नागरिक को इन नियमों व कानूनों का पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों व मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है उसका व्यवहार नैतिक माना जाता है, और जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है उनका व्यवहार अनैतिक माना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता पूर्ण रूप से एक सोशल फिनोमिना है, एक सामाजिक तथ्य है। अगर देखा जाए तो हर लोग के अकॉर्डिंग समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो नैतिक व्यवहार से संबंधित जितने भी नियम हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन करना व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता व पवित्रता से संबंधित होता है। नैतिक भावना बच्चे में शैशव अवस्था से ही पैदा होने लगती है। नैतिकता की पहली सीढ़ी परिणाम पर आधारित होती है। ये 7 वर्ष से पूर्व की आयु होती है, जब बच्चा किए गए कार्य के अनुकूल प्रभाव को अच्छा और प्रतिकूल प्रभाव को बुरे की संख्या देता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ नैतिक प्रदर्शन कहलाती है। ठीक है भाई, तो अब देखो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट क्या होती है। तो मोरल डेवलपमेंट का जो मोरल जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के मोर्स से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। यानी कि हमारे समाज के कुछ नीति नियम कायदे कानून होते हैं, जब एक व्यक्ति उन कायदे कानूनों को नियमों के अनुसार चलता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा नैतिक विकास कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि उस व्यक्ति को नैतिक माना जाता है। जो हमारे समाज के रूल्स को नहीं फॉलो करता है उसको अनैतिक माना जाता है। तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जब हमारे सामने जो एक ग्रुप को जो व्यवहार करने के लिए जो नियम्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति व्यवहार करता है तो वह उसका नैतिक व्यवहार कहलाता है। और बच्चा बचपन से ही ये चीजें सीख जाता है, क्योंकि वह अपने घर में जो चीजें देख रहा है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा बिहेवियर करता है। तो 7 साल की आयु के बाद बच्चा काम के पीछे की भावना पर ध्यान देने लगता है। यह विधि व्यक्ति नैतिक प्रदर्शन कहलाती है और यह लगभग 10 वर्ष की आयु तक विकसित होता है। यह भी एक तथ्य है कि बालक अपना स्वयं का नैतिक आचरण विकसित नहीं करता। वह, अब देखो बच्चा खुद अपना मोरल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वह अपने समाज में अपनी सोसाइटी में देखेगा कि कैसे क्या चल रहा है, कौन से रूल फॉलो किए जा रहे हैं, कौन से नहीं किए जाए। तो बच्चा भी अनुकरण के द्वारा ये सारी चीजें सीखता है। ठीक है, तो बच्चा अपने समाज से जब चीजें सीखता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मोरल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हुआ मोरल डेवलपमेंट का। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले, आपकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो है आपका सेक्स, दूसरा एज, तीसरा आपकी इंटेलिजेंसी, फोर्थ है आपकी फैमिली, फिफ्थ है आपका पीयर ग्रुप, सिक्स्थ है आपका रिलीजियन, सेवंथ है आपका स्कूल। ठीक है, तो ये फैक्टर हैं जो आपकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी लिंग अथवा सेक्स की। इसका भी क्या है, गहरा संबंध है। हमारी जो कल्चर है उसमें लड़के और लड़कियों के व्यवहार के क्या अलग अलग मॉडल पाए जाते हैं। इसके अंदर लड़के व लड़कियों के नैतिक गुणों में भी पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है।
लड़के व लड़कियों की शारीरिक संरचना एवं ग्रंथियों में अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का नैतिक विकास होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में प्रत्येक आयु स्तर पर अधिक मात्रा में व अधिक आवृत्ति में व्यवहारगत अंतर पाया जाता है। किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में नैतिक विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। देखो भाई, सेक्स का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारे देश में क्या है, लड़के और लड़कियों का अलग अलग बिहेवियर बताया है। ठीक है, संस्कृति के अनुसार हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग से ही लड़के और लड़कियों में फर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो लड़कियां हैं किशोरावस्था में लड़कों से पहले उनके अंदर किशोरावस्था आती है, तो हम ये मानते हैं कि अच्छे और बुरे की समझ लड़कियों को पहले आती है। ठीक है, तो जो नैतिक विकास है वो हमें यही बताता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज हमारे लिए बुरी है। ठीक है, तो वो हमारे मोरल डेवलपमेंट बताती है। तो इसलिए बोला कि सेक्स का प्रभाव पड़ता है, लड़कियां लड़कों से जल्दी समझदार होती हैं, उनका मोरल डेवलपमेंट लड़कों की बजाय जल्दी होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है आपका एज। एज का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे बालक बड़ा होता है उसकी इंटेलेक्चुअल बुद्धि भी बढ़ती है, कॉग्निटिव बैलेंस भी बनता है और सोशल एडजस्टमेंट की क्षमता भी बढ़ती है। तो वैसे वैसे उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान, क्या ठीक है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उन सब का ज्ञान बढ़ता जाता है। बालक में केवल आयु वृद्धि के साथ ही नैतिक गुणों का विकास होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि बालक की आयु के बढ़ने के साथ साथ वातावरण के विभिन्न तत्व या कारक व्यापक रूप से उसके नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि छोटे बच्चे की अपेक्षा जो किशोर हैं वे कम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें उचित अनुचित, ईमानदारी, बेईमानी, सत्य सत्य में अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसने बोला है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको पता लगता जाता है कि क्या तेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो जैसे उसकी एज बढ़ती है तो बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वे भी बच्चे के व्यवहार में हमें प्रभावित करते हैं, यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर भी उसकी मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चों की अपेक्षा किशोर, इसमें माना जाता है कि छोटे बच्चे की अपेक्षा जो बड़े बच्चे हैं वो कम झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं झूठ बोलूंगा तो ये मेरे लिए सही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सत्य की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी इंटेलिजेंसी। आपकी इंटेलिजेंसी भी आपके मोरल डेवलपमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती है, एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा बिल्कुल ही उसके अंदर क्या है, जो आईक्यू लेवल है बहुत ही कम है। तो ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल कम है तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाता कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि साधारण तीव्र बुद्धि वाले, तेज माइंड वाले जो बच्चे होते हैं वो सिचुएशन को जल्दी समझ जाते हैं और उसके अंदर अडेप्टेशन कर लेते हैं, यानी कि समाज में एडजस्टमेंट कर जाते हैं। लेकिन जो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल कम है वो नहीं समझ पाता कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है और कौन सी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो तीव्र बुद्धि वाले बालक परीक्षा में नकल नहीं करते, जबकि मंद बुद्धि वाले नकल करके सफल होने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है फैमिली। फैमिली हमारा प्रथम स्कूल होती है, पहली पाठशाला होती है जिसमें रहकर बच्चा क्या है, बिहेवियर सीखता है। परिवार के सदस्यों के व्यवहार को बालक आदर्श मानकर चलता है और परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध किस प्रकार के हैं इस पर बालक का नैतिक व्यवहार भी डिपेंड करता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है और परिवार का नैतिक विकास पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बालक परिवार के व्यवहार को आदर्श मानकर उसी के अनुकूल अपना बिहेवियर करता है। दंड व पुरस्कार, प्रशंसा, प्रताड़ना बालक को नैतिक व्यवहार सिखाते हैं। आगे है, अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देकर बालक को नैतिक रूप से विकसित किया जाता है। दंड एवं प्रताड़ना द्वारा बालक को अवांछित कार्य करने से रोका जाता है। देखो भाई, फैमिली से भी हम अपना नैतिक विकास सीखते हैं। अगर मान लो बच्चे ने कोई चोरी कर ली तो घर वाले ऐसे धड़ाधड़ के मारेंगे, ठीक है, पिटाई करेंगे बच्चे की, तो एक बच्चे की उम्र होती है पिटाई खाने की भी उम्र होती है, क्योंकि बच्चे ने गलत काम किया है, वहीं पर घर वालों ने उसे सबक सिखाया।
तो वो आगे ये काम नहीं करेगा। अगर घर वाले उसको इसी काम के लिए अप्रेज करते तो आगे वो और बड़ा चोर बन जाता। ठीक है, तो कुछ जो बिहेवियर है वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। हमारी फैमिली किस तरीके से बोल रही है, अगर किसी बच्चे के परिवार में कोई गाली गलौज हो रहा है तो बच्चा भी वही सीखेगा ऑटोमेटिकली। अगर किसी बच्चे के परिवार में बहुत अच्छा माहौल है तो बच्चा वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो जो हमारी फैमिली है उसका भी हमारी मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। किसी की फैमिली में अगर बड़ों से जबान लड़ा रही है तो छोटे बच्चे भी वही सीखेंगे, तो मोरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और जो फैमिली अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, मोटिवेट कर रही है, गलत काम करने पर उसको दंड भी दे रही है, तो ये काम है, तो बच्चा यहाँ पर उसको नैतिक विकास पर उसका असर पड़ा। तो परिवार का भी हमारे मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पीयर ग्रुप, यानी कि जैसे हम ग्रुप में बैठेंगे, बोलते हैं ना जैसी संगति बैठिए ते सोई फल पात, तो जैसी संगत में हम बैठते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, तो जैसा हमारा पीयर ग्रुप होगा, जैसे मेरे दोस्त होंगे, मेरे दिमाग पे भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार जाने अनजाने में हमारे बिहेवियर के ऊपर पीयर ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है रिलीजियन, तो हमारे रिलीजियन, हमारे धार्मिक वातावरण का भी हमारे नैतिक और दुराचारी होने पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि मान लीजिए एक बच्चा क्या है, धर्म का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि बालक के माता पिता धर्म में कितना विश्वास करते हैं। इसके तहत बालक के माता पिता किस धर्म में आस्था रखते हैं, किस धर्म के समूह को मानते हैं, किस समूह के धर्म को मानते हैं, इस तथ्य में बालक के विकास को भी प्रभावित। प्राय देखा गया कि माता पिता के धर्म के नियमों को बालक शीघ्र ग्रहण करते हैं। परिवार में धार्मिक मूल्यों व आस्थाओं का प्रभाव स्थायी होता है। देखो भाई, रिलीजियन का भी इफेक्ट पड़ता है। आप अपने घर में अगर मान लीजिए जिस भी धर्म को आप मानते हो, अगर आप वो धर्म निभा रहे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। ठीक है, तो धर्म का भी इफेक्ट पड़ता है। तो धर्म हमें क्या है, उचित अनुचित के बारे में भी सिखाता है। अगर आपके घर का माहौल धार्मिक है तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, उसी धार्मिक माहौल में वो बड़े होंगे। ठीक है, और अगर माहौल नास्तिक है तो बच्चे भी नास्तिक बनेंगे। तो धर्म का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है स्कूल। स्कूल का भी हमारी मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। स्कूल में कैसे हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसी हमारी पुस्तकें हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, तो ये सारे के सारे मेरी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर एंडरसन ने बोला कि जब एक छात्र अध्यापक के साथ मधुर संबंध होते हैं तो बालक का मोरल डेवलपमेंट आइडल टीचर हो जाता है। ठीक है, तथा संपूर्ण कक्षा पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि विद्यालय में प्रतियोगितात्मक खेल, छात्र परिषद तथा अन्य सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से बालक में नैतिक व्यवहार का विकास होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वेश्चन मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कि वो मोरल डेवलपमेंट क्या होती है और मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद है आपकी कोलबर्ग की थ्योरी और उसके बाद है आपकी कैरोल गिल्गिन का नैतिक विकास। चलो पहले करवा रही हूँ कोरल की बात, इसकी कोलबर्ग की बाद में करवाऊंगी। अभी पहले करवा रही हूँ मैं कैरोल गिल्गिन के नैतिक विकास संबंध। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए। कैरोल गिल्गिन ने मोरल डेवलपमेंट के संबंध में जो थ्योरी दी है उसके बारे में बताइए। तो कैरोल जो गिल्गिन है उनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में, निकाल लिया सबने, पेज नंबर 40 पे है। करूं स्टार्ट? कैरोल गिलिगन ने का जन्म न्यूयॉर्क सिटी के 28 नवंबर 1936 में हुआ। वे कोहलबर्ग के शोध सहायक थी, यानी कि तो लेडीज थी जिनका नैतिक विकास पर काफी, यानी कि जो कोलबर्ग था, कोलबर्ग ने सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया। तो ये जो रिसर्च कर रहे थे तो ये उनके रिसर्च में उनके साथ काम कर रही थी। ठीक है, तो कैरोल गिल्गिन का मुख्य ध्यान लड़कियों के नैतिक विकास पर था। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे लड़कियों के विकास के ऊपर इनका ध्यान था। तो गिलिगन ने कोलबर्ग के कार्य की आलोचना की। पहली आलोचना तो यह की कि उसका जो यह अध्ययन है गोरे व्यक्तियों और लड़कों पर था, और गिलिगन ने महसूस किया कि इससे कोलबर्ग के मन में महिलाओं के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। दूसरा, उनका नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत में पुरुषों के अधिकारों और नियमों को महिलाओं के विकास की अपेक्षा उच्च अवस्था में माना है। ठीक है,
तो महिलाओं को दूसरों की देखभाल करना सिखाया गया। गिलिगन ने महिलाओं को सुनने और स्वयं और स्वार्थ के अर्थ पर पुनः चिंतन करने के पश्चात एक नए मनोविज्ञान के निर्माण में सहायता की। गिलिगन के निम्नलिखित 4 प्रश्न पूछे। कौन बोल रहा है, कहाँ पर बोल रहा है, क्या कहानी बताई जा रही है, किस सांस्कृतिक ढांचे में कहानी प्रस्तुत की जा रही है। यानी कि जो कैरोल गिलिगन थी, ये आपकी जो कोलबर्ग थे उसी की एक रिसर्च सहायक थी, जिसने क्या है इसकी आलोचना की, क्योंकि उनकी जो स्टडी थी वो मेन बेस्ड किसके ऊपर थी, मेल के ऊपर थी। ठीक है, तो उसने जितने भी यहाँ पर थ्योरीज दी, जितनी बातें की, वो मेल्स के बिहेवियर और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की। उसने फीमेल के बारे में कहीं पर कोई बात नहीं की। तो उसी बात का बुरा इनको लगा, कैरोल गिलिगन को, तो इन्होंने अपना फोकस किसके ऊपर दिखाया, मेल किस फीमेल के ऊपर दिखाया। ठीक है, और गिलिगन ने महिलाओं को सुनने और स्वार्थ के पुनः चिंतन करने के पश्चात एक नए मनोवैज्ञानिक यानी कि फिर उन्होंने एक नई मनोवैज्ञानिक विचारधारा का वर्णन किया। गिलिगन की आलोचनात्मक पुस्तक, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन डेवलपमेंट। उसने अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन डेवलपमेंट 1982 में प्रकाशित हुई, जिसमें उसने महिलाओं के बारे में बात की। कई महिलावादियों ने इस बात पर बल दिया कि पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। गिलिगन के अनुसार महिलाओं में नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। गिलिगन के अनुसार पुरुष नियम और न्याय के रूप में सोचते हैं। देखो भाई, इन्होंने क्या है, महिलाओं के डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने पूरा बल दिया। इन्होंने यहाँ पर जितने भी मेल और फीमेल में कोई इस बात पर बल दिया कि मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी में सिर्फ मेल के बारे में बताया था। तो इन्होंने बोला कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, जो काम मेल कर रहे हैं वही काम फीमेल भी कर रही है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो ये कैरोल थी, इन्होंने बताया कि पुरुष नियमों और न्याय के रूप में सोचते, जबकि महिलाएं केयरिंग और रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ओर झुकाव रखती है। तो उन्होंने कुछ अपनी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दी, उन्होंने अपनी पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती है कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां। उसने बोला कि महिलाओं की कुछ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी पुरुषों से अलग होती है। पुरुष क्या है, नियमों के बारे में और न्याय के बारे में सोचता है, और महिला केयरिंग और रिलेशनशिप के बारे में सोचती है। उसके अनुसार समाज में इन दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। गिलिगन बोलती है कि पुरुष हो चाहे औरत हो, को समान अवसर मिलने चाहिए हर एक चीज में। तो उसने 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले बताई सेल्फिश मोरालिटी, स्वार्थी नैतिकता, सोशल मोरालिटी या कन्वेंशनल मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता या पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल और प्रिंसिपल मोरालिटी। ये उसने 3 अवस्थाएं बताई नैतिक विकास की। ठीक है, कैरोल ने 3 अवस्थाएं बताई, एक तो स्वार्थी नैतिकता, दूसरी सामाजिक नैतिकता, और तीसरी उत्तर पारंपरिक या सैद्धांतिक नैतिकता। तो महिलाओं को अपनी तथा दूसरों की रुचियों या आवश्यकताओं के अभिव्यक्त करना अवश्य सीखना चाहिए। गिलिगन का विचार था कि महिलाएं जज करने से हिचकती हैं, क्योंकि वे संबंधों की जटिलताओं को महसूस करती हैं। कैरोल गिलिगन का विश्वास है कि मनोविज्ञान ने महिलाओं को निरंतर रूप से और क्रमबद्ध रूप से गलत समझा है, और अनेक मोटिव, उनकी नैतिक जिम्मेदारियों, उनकी मनोवैज्ञानिक वृद्धि आदि को गलत समझा है। कैरोल गिलिगन ने मनोविज्ञान की गलत धारणाओं को सही करने और महिलाओं के व्यक्तित्व पर पुनः ध्यान देने का प्रयास किया। ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ समझ में आया है या समझाऊं? इन्होंने 1 मिनट 1982 में बेटा 1982 में अपनी बुक लिखी थी इसने, उसमें स्टेप बताए थे उसने कि जो हमारी मोरल डेवलपमेंट है उसके 3 स्टेजेस हैं। एक तो है सेल्फिश मोरालिटी, एक सोशल मोरालिटी और एक प्रिंसिपल मोरालिटी, यानी कि स्वार्थी नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और सैद्धांतिक नैतिकता। उसने बोला कि वुमेन को अपनी तथा दूसरों के इंटरेस्ट और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करना अवश्य आना चाहिए। ठीक है, कि महिलाओं को एक्सप्रेस करना अवश्य सीखना चाहिए। उनका विश्वास, वो ये मानती थी कि महिलाएं कोई भी डिसीजन लेने से हिचकिचाती है। ठीक, कि मनोविज्ञान ने महिलाओं को हमेशा गलत समझा है, और अनेक प्रेरकों और उनकी जिम्मेदारियों, उनकी मनोवैज्ञानिक
वृद्धि आदि को गलत समझा। कैरोल गिलिगन ने मनोविज्ञान की गलत धारणा को सही करने के लिए महिलाओं के व्यक्तित्व पर पुनः ध्यान दिए और सिद्धांत के सम मेजर पॉइंट ऑफ द कैरोल गिलिगन थ्योरी, इसके कुछ मेन पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले दी है इनकी जेंडर बायसिस, ठीक है, यानी कि जेंडर डिफ्रेंशिएशन, लैंगिक भिन्नताएं, स्वयं की छवियां, पुरुष के अलावा महिला की संबद्धता, यानी कि एक महिला की क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन, और साइकोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष समझना और सभी लोग पुरुष नहीं। देखो भाई, इन्होंने ना थ्योरी को उलझा दिया। पहले तो जो 3 स्टेजेस दी थी इनको इन्होंने बिल्कुल लास्ट में बता दिया, ठीक है, मेजर पॉइंट बीच में घुसे दिए। तो सबसे पहले तो क्या आनी थी, जब 3 अवस्थाओं का 3 स्टेजेस का नाम दिया गया तो उन स्टेजेस को क्लियर भी करना है। तो सबसे पहले इसने 3 स्टेजेस बताई, स्वार्थिक नैतिकता, सेल्फिश मोरालिटी, सोशल मोरालिटी और प्रिंसिपल मोरालिटी। पहले देखेंगे आपकी पहले वाले पूर्व प्रारंभिक अवस्था, स्वार्थी नैतिकता। इस अवस्था के अनुसार व्यक्ति अपने जीवित रहने की ओर ध्यान देता है। यह हर व्यक्ति, हर बच्चे में सत्य है, लेकिन एक परिवर्तन की अवस्था भी आती है जिसे व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच में संबंध देखता है। ठीक है भाई, तो जो आपकी स्वार्थी नैतिकता है उसमें ये बताया कि हर एक व्यक्ति जीवित रहने की ओर ध्यान देता है। हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा है, बड़ा है, सत्य है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। किस लिए? अपने परिवर्तन की अवस्थाएं भी आती हैं और व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच संबंध देखता है। ये उसकी स्वार्थ नैतिकता बताई है। उसके बाद बताई है इन्होंने सामाजिक नैतिकता, पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था में उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, दूसरों के प्रति अधिक केयरिंग हो जाते हैं। गिलिगन के अकॉर्डिंग ऐसी भावना माँ और पत्नी में आ जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को अनदेखी भी कर देता है और इस अवस्था में दूसरों की देखभाल के उत्तरदायित्व और स्वयं के तनाव का सामना भी करना पड़ता है। तो दूसरी अवस्था इसने बताई है जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज मानते हैं, दूसरों के प्रति अधिक केयरिंग हो जाते हैं। इसके अनुसार ऐसी भावना उसकी माँ और पत्नी में आ जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को भी अनदेखा कर देता है। इस अवस्था में दूसरों की देखभाल के उत्तरदायित्व और स्वयं के तनाव का भी सामना करना पड़ता है। और उसके बाद है आपकी प्रिंसिपल मोरालिटी। इस अवस्था में स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति इस स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन गिलिगन की आलोचना भी हुई और आलोचना में यह भी कहा गया कि गिलिगन के पास इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी आंकड़े नहीं है। एक मिनट रुको बेटा, एक बार पानी पी लो फिर समझाती हूँ। देखो बेटे, एक बार शुरू से बता रही हूँ। कैरोल गिलिगन ने जो मोरल डेवलपमेंट के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए, इन्होंने 28 नवंबर 1936 को इनका जन्म हुआ। ये क्या थी, जो कोलबर्ग थे उनके साथ ही ये काम कर रही थी। कोलबर्ग ने क्या है, सिर्फ जो मेल हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, फीमेल की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने फिर बेड़ा उठाया कि इन्होंने कोलबर्ग को क्रिटिसाइज किया और बोला कि अब मैं फीमेल के डेवलपमेंट की तरफ इन्होंने कुछ थ्योरी दी, ठीक है। उसने 1982 में साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, गिलिगन की आलोचना है, उसकी पुस्तक 1982 में प्रकाशित हुई, जिसमें उसने महिलाओं के जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बल दिया और उन्होंने बताया कि महिलाओं का और जो पुरुषों का है वो उनका क्या होता है, जो नज़रिया होता है वो भिन्न होता है, जो साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं। पुरुष क्या है, वो सोचते हैं नियमों और न्याय के बारे में सोचते हैं, तो वहीं पर जो एक महिला होती है वे केयरिंग करना देखती है कि घर बच्चों की केयरिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसकी तरफ लेडीज का ज़्यादा झुकाव होता है। तो इसके लिए उसने 3 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज बताई उन्होंने सेल्फिश मोरालिटी, जिसको स्वार्थी नैतिकता बोला या पूर्व पारंपरिक अवस्था बोला। दूसरी थी उसकी सोशल मोरालिटी, जिसने उसको पारंपरिक नैतिकता बोला, ठीक है, पारंपरिक अवस्था बोला। और तीसरी थी उसकी पोस्ट कन्वेंशनल या प्रिंसिपल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक सैद्धांतिक सिद्धांत। तो उसने
ये 3 सिद्धांत दिए और उसने बोला कि महिलाएं क्या क्या है, इंटरेस्ट तो है हर एक काम में, लेकिन वो क्या कोई भी डिसीजन लेने से हिचकिचाती है। ठीक है, इसके लिए क्या है, वो कोई डिसीजन खुद नहीं लेती, वो पुरुषों पर छोड़ देती है, वो भी किस लिए, सिर्फ अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, उसकी जटिलता को महसूस करती हैं। तो महिलाएं भी क्या है, निरंतर काम करती रहती है। तो उसने 3 स्टेजेस के बारे में बात की, उन 3 स्टेजेस के बारे में हम बताते हैं। तो पहले बताया उसने पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसको स्वार्थी नैतिकता या सेल्फिश मोरालिटी भी बोलते हैं। इस अवस्था में बताया गया कि एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तो वह अपनी तरफ ध्यान दे रहा जीवित रहने के लिए। ठीक है, कोई नहीं मरना चाहता। तो हर एक व्यक्ति हर बच्चे में सत्य है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज आती है जिसमें व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच संबंध देखता है। इसने बोला कि हर एक व्यक्ति जीने के लिए काम कर रहा है, जीना चाहता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति में, बच्चे में ये बात सब में सत्य है। और यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं उसको ट्रांजिशन स्टेज बोला गया कि एक व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच में संबंध ढूंढता है, और ये संबंध क्या कहलाते हैं, हमारी सेल्फिश मोरालिटी भी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी से कोई जरूरत अपनी पूरी करनी होती है, तो सबकी एक दूसरे से सेल्फिश नैतिकता जुड़ी हुई है। उसके बाद बात आई आपकी सोशल मोरालिटी की, पारंपरिक नैतिकता की। इस स्टेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, सामाजिक नैतिकता। अब इस स्टेज में एक औरत के ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, वह दूसरों की केयरिंग करती है, वह एक माँ भी है, एक पत्नी भी है। उसे हर सिचुएशन में जितने भी काम आते हैं उन सबको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरों की देखभाल का भी उत्तरदायित्व उसमें होता है, और स्वयं के तनाव का भी सामना उसको स्वयं करना पड़ता है। तो ये आती है सामाजिक नैतिकता। ये एक महिला के रिगार्डिंग यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल या प्रिंसिपल मोरालिटी। तो इस अवस्था में स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ व्यक्ति इस स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते। उसने स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांत को स्वीकार किया है, लेकिन कुछ व्यक्ति इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए उनकी जो गिलगिन है उसकी यहाँ पर क्रिटिसाइज भी उनको किया गया। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, यहाँ तक इसका कैरोल गिलगिन के बारे में बताया और जो 3 स्टेप बताए हैं वो समझ में आए हैं? समझ में आ गए ना, कुछ परसेंट तो आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके सम मेजर पॉइंट, और कौन कौन से पॉइंट को इसने लिया। 3 स्टेजेस तो बताई, इसके अलावा भी इसने कुछ पॉइंटों को लिया। तो सबसे पहले इसने बताया कि लैंगिक भिन्नताएं, दूसरा बताया पुरुषों के अलगाव, महिला की समानता या स्वयं की भी छवि होती है एक महिला की, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष समझना और सभी लोग पुरुष नहीं। ये इसने यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए। तो देखते हैं पढ़ के क्या बताया। लैंगिक भिन्नताएं, गिलगिन के अकॉर्डिंग महिलाएं पुरुषों से भिन्न तरीके से सोचती हैं और बोलती हैं। उनका विश्वास है कि जो मोरल पर्सपेक्टिव है में अंतर स्वयं की अलग अलग छवियों के कारण होता है। सदियों से मोरालिटी के 2 पक्ष आए हैं, जस्टिस एंड लव। प्रेम के स्थान पर गुडनेस और बेनिफिशियरी और यूटिलिटी आदि कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है, और औरतों के लिए केयर शब्द का चयन किया गया। न्याय में नैतिकता के अंतर्गत कुछ गलत हो जाता है तो पुरुष स्वयं को दोषी मानते हैं। इस प्रकार यदि दूसरों को कुछ कष्ट होता है तो महिलाएं स्वयं को इसके लिए उत्तरदायी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कष्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो गिलगिन के अकॉर्डिंग महिलाएं संबंध बनाए रखने के लिए नियम बदलती हैं, जबकि पुरुष नियमों को अपनाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ पॉइंट है जो इफेक्ट डाल रहे हैं लैंगिक भिन्नताएं। लैंगिक भिन्नताओं से भी क्या है, महिलाओं के मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ा है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, महिलाओं के लिए केयरिंग और रिलेशनशिप की बात की गई है जो जस्टिस एंड लव से आती है, और गुडनेस, बेनिफिशियल और यूटिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है, और केयर शब्द का चयन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि सबकी लैंगिक भिन्नता अलग है। जो पुरुष हैं वो तो क्या है, नीति और कानूनों के बारे में सोचते हैं, और ये जो एक लेडीज है वो क्या है, केयरिंग करना सोचती है। अगर पुरुष से कुछ गलत होता है तो वो अपने आप को उस काम के लिए जिम्मेवार मानता है कि मेरे से गलत हुआ, और अगर लेडीज किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर वो दूसरों की ही गलती है तो भी वो मानेगी कि ये गलत हो रहा था और मैं नहीं रोक पाई। ठीक है, तो इसमें महिलाओं के संबंध बनाए रखने के लिए नियम बदलते रहते हैं, परंतु पुरुषों को नियमों को अपनाते हैं। लेडीज के लिए तो क्या है, नियम बदलते रहते हैं और पुरुष उन्हीं नियमों को अपनाते हैं। उसके बाद है, ये तो थी लैंगिक भिन्नता के कारण।
यानी कि इसमें बता दिया पुरुषों के काम और महिलाओं के काम है। अब स्वयं के भी उसकी कुछ छवि है, स्वयं के भी कुछ आइडेंटिफिकेशन है। तो वह अपनी स्वयं की को किस प्रकार आइडेंटिफाई करेगी। सभी महिलाओं को एक निमंत्रण था ताकि वे अपनी इमेजेस को बुलंद कर सके। उनके उत्तर कुछ अस्पष्ट थे, लेकिन वे सभी उनके जीवन को रास्ता दिखाने वाले थे। उनके उत्तरों की पहचान में समीपता का भ्रमण था। महिलाएं बेटी भी, पत्नी भी थी और माँ भी थी और प्रेमिका भी और मित्र भी थी। लेकिन उन्होंने स्वयं संबंधों को परिभाषित करते हुए बताया कि वे कौन हैं। इसके विपरीत पुरुषों ने स्वयं के संदर्भ में प्रकाशित करने वाले शब्दों को चुना जो कि स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत था, जबकि महिलाओं में अलगाव के शब्दों को चुना। गिलगिन इस बात से सहमत है कि जेंडर डिफरेंसेस बाल्यकाल में ही अनुभव में ही दिखाई पड़ जाते हैं और उनके द्वारा पैदा होते हैं जो उसमें सामाजिक वातावरण पैदा करते हैं। जैसे शिशु की माता जीवन के प्रारंभ में लड़कियां यह महसूस करती हैं कि वे अपनी माँ की तरह हैं, लेकिन लड़के ये समझते हैं कि वे अपनी माँ की तरह नहीं हैं। परिणाम स्वरूप पुरुषों की प्रौढ़ जनसंख्या स्वयं को औरों से अलग करती है और महिलाएं उसे कनेक्टनेस के रूप में सोचती हैं। लैंगिक और नैतिकता की भावना, टीम भावना, उसके बाद टीनेज, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। किशोरों विशेषकर लड़कों में न्याय, नैतिक परिपक्वता आदि होती है। महिलाएं किशोरों के में कायर, अंतिम जिम्मेदारी होती है जो स्वयं को दूसरों से संबंध करती है। और मनोविज्ञान, अब ये देखो दूसरा पॉइंट क्लियर करो, इतना लंबा चौड़ा लिख रखा था। स्वयं की भी छवियां, इसने बोला कि स्वयं की भी एक आइडेंटिटी होती है एक महिला की, ठीक है। वो एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, ठीक है, एक बुआ है। तो ये क्या है, उसकी एक आइडेंटिटी है। उसके बाद बताया इसने कि महिलाओं को हमेशा औरों की केयरिंग के साथ साथ खुद का भी क्या है, अपनी भी पहचान बनानी चाहिए, ठीक है। और जो जेंडर डिफरेंस है उसके बाल्यकाल के अनुभव में दिखाई पड़ जाता है कि उनके द्वारा, यार इतना बोरिंग हो गया, नींद आने लग गई, ठीक है। तो इसमें लिख लेना स्वयं की छवि, स्वयं की पहचान क्रिएट करना, इसके ऊपर पॉइंट लिख लेना। उसके बाद है मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष समझना। उनका विश्वास है कि जो साइकोलॉजिकल जो क्षेत्र आया है उसमें महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वे ही पुरुष हैं, यानी कि वे पुरुषों के समान हैं। उन मनोवैज्ञानिकों को जिन्होंने नैतिक और बौद्धिक विकास का अध्ययन किया, धारणा है कि पुरुष विशेषक तरीके से अनुभव करते हैं। महिलाएं जब पुरुषों द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण नहीं करती हैं तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि महिलाओं में ही कोई दोष है। इनके मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के मुख्य है महिलाओं को वो पुरुष समझना। जो हमारी लेडीज को ऐसा माना जाता है कि वे पुरुष हों, उनकी साइकोलॉजी और उनके नैतिक बौद्धिक विकास का अध्ययन हो, और धारणा है कि कुछ विशेष तरीके से अनुभव करते हैं। महिलाएं जब पुरुषों का निर्धारित पथ का अनुसरण नहीं करती है तो निष्कर्ष निकाला जाता है कि महिला में कोई दोष है। यानी कि इसने बोला कि पुरुषों के समान समझना है। लेकिन मान लीजिए एक महिला है, अगर वह अपने पति या उसके कहने के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो उसको क्या है, गलत माना जाता है। उसके बाद है सभी लोग पुरुष नहीं, पुरुषों पर अध्ययन था। गिलगिन ने अध्ययन किया कि महिलाओं पर आधारित है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए। लैंगिक भिन्नता, यानी कि लैंगिक भिन्नता भी एक लेडीज और पुरुष के मानसिक यानी कि मेंटली प्रभाव डालती है, ठीक है। उसके मोरल डेवलपमेंट में स्वयं की छवि, उसकी स्वयं की क्या छवि है, क्या आइडेंटिटी है, ये भी उसके ऊपर प्रभाव डालती है। जेंडर और मोरल जजमेंट क्या है, ठीक है, इसमें ये भी आपकी हेल्प करती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष समझना, और ये भी बोला है कि आज साइकोलॉजिकल युग है तो हमें महिलाओं को भी पुरुषों से कम नहीं समझना, उनको भी बराबर का अधिकार देना है। सभी लोग पुरुष नहीं। गिलगिन के अनुसार कोलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के अध्ययन पर आधारित है और गिलगिन ने अध्ययन महिलाओं पर आधारित है। यानी कि गिलगिन के अकॉर्डिंग जो कोलबर्ग है वो तो पुरुषों के ऊपर आधारित है और इसका महिलाओं के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये था आपका गिलगिन वाला टॉपिक। कैरोल गिलगिन के नैतिक विकास संबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्लियर हुआ भाई कुछ? समझ में आया बेटे?
देखो मेजर पॉइंट इसने बोला है कि एक तो डिफरेंसेस हैं महिलाओं के ऊपर और उनके जेंट्स के ऊपर, ठीक है। उनके जो बिहेवियर है या सेक्स के अकॉर्डिंग लगा लो, तो उनकी जैसे इन्होंने पहले पॉइंट बताया था ना मोरल डेवलपमेंट में फैक्टर अफेक्टिंग में, तो ये वैसा ही पॉइंट है कि जो महिलाओं हैं उनके अंदर क्या है, ये जल्दी क्लियर होता है नैतिक विकास क्या सही है क्या गलत नहीं है, क्या गलत है। पुरुषों की बजाय महिलाएं क्या है, केयरिंग करती हैं, दूसरों की भी केयरिंग करती है, अपने बच्चों की भी केयरिंग करती हैं, तो उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट जल्दी आती है, ठीक है, वो जल्दी सीख पाती है। उसके बाद है आपकी स्वयं की पहचान, ठीक है, कि लेडीज की भी एक आइडेंटिटी होती है, चाहे वह किसी की माँ है, भाई बहन है, किसी की पत्नी है, ठीक है, किसी की बुआ है, किसी की चाची ताई है, तो उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। हम उसको इन्हीं नामों से क्या करके पुकारते हैं, फलाने की बुआ, फलाने की मम्मी, ठीक है। उसके बाद इसने बताया थर्ड पॉइंट कि आज का जो साइकोलॉजिकल जो क्षेत्र है उसमें हमें महिलाओं को पुरुषों के इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में जो मोरल डेवलपमेंट है वो पहले होती है पुरुषों की बजाय। पुरुष क्या है, न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, और महिलाएं क्या है, पुरुषों द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण नहीं करती। अगर उसके अनुसार चलती है तो सही है, उसके अनुसार नहीं चलती है तो फिर महिलाओं में कहीं ना कहीं कोई तो दोष है, ये माना जाता है। सभी लोग पुरुष नहीं, इसके अनुसार कोलबर्ग के सिद्धांत पुरुषों के अध्ययन पर आधारित है कि लिंग के अध्ययन महिलाओं पर आधारित नहीं है, ठीक है। तेरी गिल्ला कर दिया पेज। अब देखो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखो, कोलबर्ग की थ्योरी नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगे। इसमें ना तुम जैसे जो नैतिक विकास के पॉइंट थे ना, वो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाया था ना, उसके एक दो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकालो, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लंबे ही हैं, ज्यादा मिलेंगे। देखो पहला तो है आपकी यौन भूमिकाएं क्या है, कल पढ़ा था सेक्स रोल्स क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टीरियोटाइपिंग क्या है, ये भी कल पढ़ लिया था। संवेगों को नियमित करने वाले विधियों का वर्णन कीजिए, ये नहीं पढ़ा था, संवेग नहीं आया है, संवेग अभी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करना है आपको, यौन भूमिकाएं क्या है, स्टीरियोटाइपिंग क्या है, संवेगों को नियमित करने की विधि कौन कौन सी है, और संवेग का क्या अर्थ है। ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो टॉपिक रह गया कोलबर्ग की थ्योरी, वो नेक्स्ट वाले आफ्टर 15 मिनट बाद करवाऊंगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लीव करते हैं, और फिर उसके बाद मिलेंगे हम 11:30 पे 15 मिनट बाद आपकी सेकेंड क्लास, और उसमें यही बुक आपको लेके आनी है, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो क्लास को।